हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है। अब देखो, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो चाहे वो पॉपुलेशन हो या फिर लैंड हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इंडिया का एक सिग्निफिकेंट शेयर है पूरे वर्ल्ड के प्रोपोर्शन में, यानी कि जो वर्ल्ड का टोटल है उसके प्रोपोर्शन में इंडिया का सिग्निफिकेंट शेयर है। फॉर एग्जांपल लैंड की अगर हम बात करें तो टोटल लैंड में 2.4% इंडिया की लैंड है, इंडिया की मेन लैंड है, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 17% इंडिया की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया का सिग्निफिकेंट शेयर है, ठीक है। अब जब हमें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, इंडिया की आगे जाकर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो यानी कि इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में, या फिर वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो यानी कि इंडिया के ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इंडिया के बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ें, जो कि है साइज एंड लोकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोकेशन पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं लोकेशन की तो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो इसका क्या मतलब है, हम इस मैप पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पर 0 डिग्री मेरिडियन दिख रहा है, ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन। अब इसको मान लिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। ये है 0 डिग्री और ये कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से, ठीक है। अब ये ग्रीनविच से गुजरता है, ओके। एंड दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस लाइन के रेफरेंस में हम बाकी के एरियाज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 0 डिग्री, ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसका जो लेफ्ट साइड है उसको हम कहते हैं वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। और इस लाइन का जो राइट साइड है यानी कि ये वाली पार्ट हम उसको कहते हैं ईस्ट, ठीक है। अब हम इस 0 डिग्री इक्वेटर की बात करते हैं। इस इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट हम इसको कहते हैं नॉर्थ, ठीक है। और इस इक्वेटर का जो नीचे वाला पार्ट है हम इसको कहते हैं सदर्न पार्ट या फिर सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये वाला हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया आपको कौन से पार्ट में दिख रहा है? एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब हम इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं, जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मींस जो इमेजिनरी लाइंस है ग्लोब पर और उनकी एक फिक्स वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिख रहे हैं ये, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड और इनको पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग लैटिट्यूड है, यानी कि यहाँ पर आपको 30 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, इसी तरह से। और जब हम बात करते हैं इनकी, ये जो है ये आपको लॉन्गिट्यूड मिलेंगे। आपको इस तरह याद रख सकते हो कि लॉन्ग is longitude and ऐसे latitude means कि जो horizontal line है, समझ आया? तो लॉन्गिट्यूड में भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे यानी कि इंडिया के मेनलैंड की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया के लैटिट्यूड, समझ आया? नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ यानी कि लैटिट्यूड, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट, डिवाइड द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट। एंड आपको ये याद रखने की जरूरत है, ये आपके MCQ हो गया, ठीक है, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव्स वाले एग्जाम हो गए, तो आपको याद रखना है उसके लिए कि इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। और वो 8 स्टेट्स क्या हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। समझ आया? तो ये 8 है और आपको ये कहाँ पर दिखेंगे? ये रहा गुजरात, राजस्थान, राइट,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यानी कि ये वाला पार्ट। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो 23 डिग्री कौन सा है, ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट पासेस ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ इंडिया एंड इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। समझ आया? एंड इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके? Now, southeast of Indian mainland, Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal, and southwest of Indian mainland, Lakshadweep Island in the Arabian Sea। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इंडिया के साउथ ईस्ट की, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल, बॉब, इट्स नॉट बॉब, इट्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडिया के साउथ वेस्ट की, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरबियन सी। अब चलो आपको एक चीज, अगर आपको जस्ट इन केस कंफ्यूजन होती है कि वेयर इज अरबियन सी और वेयर इज बे ऑफ बंगाल, तो आप इस तरह याद रखते हो भाई, जब ABCD लिखते हो आप, तो किस तरह लिखते हो? A और B, राइट? यानी कि A जो है वो लेफ्ट साइड में है और B राइट साइड में। सिमिलरली इंडिया के लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है? अरबियन सी, और इंडिया के राइट साइड में जो है वो है बे ऑफ बंगाल। समझ आया? तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर ABCD, तो A यहाँ पर लिखेंगे राइट, लेफ्ट हैंड साइड में, B इधर, तो A मीन्स अरबियन सी एंड B फॉर बे ऑफ बंगाल। समझ आया? तो बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखेंगे और अरबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड दिखेंगे, और ये इंडिया के आइलैंड्स हैं। 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के। अब एक जल्दी से एक फैक्ट के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं, राइट? तो क्या है ये? इंदिरा पॉइंट, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो कि कहाँ पर है? निकोबार डिस्ट्रिक्ट में। इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी ड्यूरिंग अ सुनामी इन 2004। तो 2004 में एक सुनामी आया, और इस सुनामी की वजह से जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, और वो कहाँ पर था? निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार जो है उसमें निकोबार डिस्ट्रिक्ट में था वो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। तो वो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया, ठीक है? और वो पॉइंट क्या था? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब हमने देख लिया है लोकेशन, नाउ वील हैव अ लुक एट द साइज ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इंडिया से बड़ी जो कंट्रीज हैं, यानी कि वो जो दुनिया की 6 बिगेस्ट कंट्रीज हैं, वो क्या हैं? रशिया, ठीक है, देन कनाडा, चाइना, ओके, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7th है, इंडिया 7th लार्जेस्ट है। और आप इस तरह से निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, RC कब AI, ओके, RC, it's not Royal Challengers, but it is Russia and Canada. Then C means China, U, USA, Brazil, A, Australia, and then I, India. Okay, so you need to just remember these 6 countries, and you can learn it with the help of mnemonics, okay? Now, India occupies 2.4% of the total geographical area of the world. Okay, तो हमने जैसे देखा था कि इंडिया का जो significant proportion है, चाहे वो लैंड हो या पॉपुलेशन हो, हम उसके हिसाब से जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो यानी टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, वो 100% है, तो इंडिया का उस 100% में से 2.4% है, ठीक है? नाउ इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 kilometers and total coastline length including island 7,516.6 kilometer। अब आप जब यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो क्या है? 15,200 किलोमीटर। यानी कि ये जो लैंड बाउंड्री है ये पूरा, ठीक है, ये कितना है? 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इंडिया के टोटल कोस्ट लाइन की, कोस्ट लाइन का मतलब कि वो एरियाज जो कि, यानी कि वो कोस्ट लाइन जो कि समुद्री तट पर है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो कोस्ट लाइन है ये कितनी है, इंक्लूडिंग आइलैंड की कोस्ट लाइन। तो हमारी जो कोस्ट लाइन है दैट इज 7,516.6 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, लेकिन आप इसको 7,516 याद कर सकते हैं। इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है वो है 3,214 किलोमीटर्स, वेयर एज वेस्ट टू ईस्ट इज 2,933 किलोमीटर। अब देखो इसका क्या मतलब है।
ये इंटरेस्टिंग भी है और फैक्चुअल भी, राइट। तो जब हम बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट की, ठीक है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम बात करें तो हमें मिलता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जब हम बात करेंगे इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट की, यानी कि गुजरात के यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश की, तो हमें है कितना है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सेम सही है, 3214 एंड 2933। नाउ जब हम इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो ये है 30 का क्या मतलब है कि जो इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड था, अगर हम जस्ट हैव अ लुक हियर, ये है इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक देखें तो ऑलमोस्ट क्या बैठ रहा है, 30 बैठ रहा है, ठीक है, मतलब मोर और लेस, ठीक है। और 68 से हम 97 की बात करें तो वो भी 30 दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों ही 30 हैं। इसका मतलब कि इंडिया का जो नॉर्थ यानी कि ये है, इस वाले पार्ट से लेकर यहाँ तक जो इंडिया का है एक्सटेंट वो, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इंडिया का एक्सटेंट है वो क्या है, दोनों ऑलमोस्ट 30 हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा हमें क्यों लगता है कि जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिया का पार्ट जो है वो नैरो है और ऊपर से लेकर नीचे तक इंडिया का पार्ट ज़्यादा है, ठीक है, ब्रॉड है, ओके। तो जब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, दैट इज 30 ओनली, ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट। एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में टाइम लैग का 2 घंटे का फर्क है। इसका मतलब ये है कि जब हम लेट्स हैव अ लुक एट इंडिया का मैप, कि जब हम बात करते हैं इंडिया की, यानी कि जब सनराइज होता है तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर सन पहले राइज होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ही तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब सन राइज होता है तो सबसे पहले जो रेज आती हैं, ठीक है, सुबह सुबह, वो कौन सी जगह पर होती है, ऑन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सबसे पहले सनराइज होता है, सबसे पहले सन दिखता है और फिर सन ट्रैवल करता है, फिर पूरे कंट्री में दिखता है। तो सबसे लास्ट में इस हिसाब से कौन सा स्टेट है जहां पर सन दिखता है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। तो अब हम जब देखेंगे तो हमें देखने को हमें पता चलेगा कि इस बीच में, यानी कि जब सन राइज हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में, तो बीच में कितनी देर का गैप है, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स का गैप है, यानी कि यहाँ पर पहले सनराइज हो रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ पर अगर सनराइज हो रहा है देर से, ठीक है, और तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पर तो 2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, यानी कि सुबह के 2 घंटे यहाँ पर तो बर्बाद हो रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, 82 डिग्री पर 82 इस पार्ट में हमने क्या किया, इंडिया की स्टैंडर्ड लाइन बना दी, स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दी। जैसे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड मेरिडियन है 0 डिग्री ग्रीनविच पर, बिल्कुल इसी तरह हमने इंडिया में भी स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दी। अब इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के क्या फायदे हैं कि जो एरियाज इस लाइन के अलोंग है, जो एरियाज इस स्टैंडर्ड इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के अलोंग है, वहां पर सेम टाइम है, ठीक है। और हमने इसका मतलब ये है कि अब पूरी कंट्री में एक ही टाइम माना जाएगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए यहाँ पर पहले सनराइज हो रहा है और यहाँ पर इस पार्ट में देर से राइज हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो 2 घंटे का गैप है, ठीक है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 घंटे का गैप आ रहा है, तो हमने क्या किया कि इंडिया के बीच में हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दी, जो कि पास होती है कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। सो मिर्ज़ापुर से आपको मिर्ज़ापुर सीरीज नहीं सोचना है, मिर्ज़ापुर से आपको उत्तर प्रदेश वाला रीजन सोचना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, हमें 82 पर कहाँ पर, अब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मिल गई, अब यहाँ पर हमें पूरे कंट्री में यही टाइम फॉलो किया जाएगा। कौन सा टाइम, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन पर है। समझ आया? नाउ लेट्स हैव अ लुक। द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट passing through मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश is taken as the standard time for India. Why? क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दोनों जगह में टाइम का डिफरेंस था, तो पूरी कंट्री में
अलग अलग टाइम हो रहा था। इससे तो फिर ट्रेन के टाइम, फॉर एग्जांपल असम से कोई ट्रेन चली 8:30 पर, और असम के हिसाब से कोई और टाइम पर पहुंचना है, और जो डेस्टिनेशन है उस हिसाब से कोई और टाइम पर पहुंच रही है, तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो इसीलिए क्या किया कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर हमने एक लाइन ले ली जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, और अब उस पर जो टाइम है वही हम पूरे कंट्री में फॉलो करते हैं, तो पूरी कंट्री एक ही टाइम फॉलो करती है। समझ आया? Now, Dong village in Arunachal Pradesh experiences the first sunrise in India. Do you know कि जो डोंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर सबसे पहले इंडिया में सनराइज होता है, सबसे पहले वहां पर सन देखने को मिलता है। एंड जब सनराइज होता है तो इट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सीनिक और पिक्चर्स व्यू। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा लोकेशन है डोंग विलेज, और बहुत प्यारा सा और बहुत ब्यूटीफुल सा सीनिक व्यू बनता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया है, अब हम इंडिया एंड द वर्ल्ड देखेंगे, यानी कि अब हम इंडिया की हमने साइज और लोकेशन तो देख लिया है, अब हम इंडिया को वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, तो वेस्ट एशिया कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया। ठीक है, और ईस्ट ही वाला पार्ट हो गया, तो इंडिया की क्या हो गई? सेंट्रल लोकेशन हो गई। अब आप खुद देखो, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, यानी कि मुंबई पे, आपको पता होगा मुंबई पे पोर्ट है, ठीक है, और चेन्नई में पोर्ट्स हैं जहाँ पर शिप आकर शिप हार्बर करते हैं और वहाँ पर आकर ट्रेड होता है। ठीक है, यानी कि इन कंट्रीज से यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए। देन पुराने ज़माने में यूरोप से आते थे फिर, ठीक है, पूरा घूमकर। तो ये जो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है ना, ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया लाइज सेंट्रली कहाँ पे? वेस्ट एशिया, हाँ, बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया लाई करता है। तो इंडिया की जो लोकेशन है, मैरी टाइम लोकेशन, पर्टिकुलरली मैरी टाइम मतलब कि पानी के रास्ते वाली लोकेशन, वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ट्रांस इंडियन ओशन रूट की, तो प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट मतलब कि यूरोप और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाले रूट्स। ठीक है, तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट कौन से हो गए? यहाँ पर ट्रांस इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है ना, तो इंडियन ओशन यहाँ से होते हुए जो यूरोप को और ईस्ट एशिया को, यानी कि यूरोप तो ये हो गया और ईस्ट एशिया ये हो गया, यहाँ पर जो रूट्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो इंडिया आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है। तो इसलिए जो इंडिया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेरी टाइम लोकेशन, यू कैन से, और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ओके, सो जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की, इन द इंडियन ओशन हेल्प्स इंडिया एस्टैब्लिश। ओके, अब हम देखेंगे डेक्कन प्लेटू कौन सा है, और डू यू नो, हम डेक्कन प्लेटू के बारे में सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं, इन द इंडियन ओशन हेल्प्स एस्टैब्लिश इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट। ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि जब डेक्कन प्लेटू कौन सा पार्ट है? ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, जो ब्लैक पोर्शन है आपकी स्क्रीन पर, तो ये जो डेक्कन प्लेटू है, इसकी वजह से क्या होता है? क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, वेस्ट एशिया कौन सा हो गया? यानी कि एशिया का वेस्टर्न पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला वेस्ट एशिया, अफ्रीका ये हो गया, यूरोप ये हो गया। ठीक है, तो आपको इससे हमें पता लग रहा है ना कि हमें ये जो डेक्कन प्लेटू है, ये अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप से कनेक्टेड है, और जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा बता दूं कि यहाँ पर एक स्वेज कैनाल भी ओपन हो चुकी है। ठीक है, कहाँ पर? इस पार्ट में। ठीक है, अब इस स्वेज कैनाल से क्या है कि पहले इंडिया में यहाँ से शिप को इतना घूम कर जाना पड़ता था। यहाँ पर क्या है? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो यहाँ से घूम के यूरोप जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, हम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, स्वेज कैनाल के थ्रू। तो क्या है, डेक्कन प्लेटू से क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होते हैं, किससे? वेस्ट एशिया से, यूरोप से एंड अफ्रीका से फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। देन क्लोज कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब इस वाला वेस्टर्न कोस्ट से तो हमें इससे इस एरिया से
स्टैब्लिश हो रहे थे कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम जब इस ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, यानी कि इस वाले से बात करें, तो हमें ईस्ट एशिया यानी कि एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उससे हमें ईस्टर्न कोस्ट से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन में हम जब बात करें, इंडियन ओशन कहाँ पर है, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये पूरा, ठीक है। जब इंडियन ओशन की अब हम बात करेंगे तो इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, और इंडिया कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी कोस्ट लाइन इंडिया से ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द इंडियन ओशन, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। हमें काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो मरीन रिसोर्सेज हैं, फिशिंग वगैरह। फिशिंग तो एक बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयलिंग वगैरह होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया बाय 7,000 किलोमीटर्स। तो अब आपको यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जब सुएज कैनाल ओपन हुई, कब, 1869 में, ठीक है। सुएज कैनाल, ये आपको याद करना है, सुएज कैनाल 1869 में जब ओपन हुई तो पहले इंडिया को इतना लंबा घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। अब क्या है, हम सीधा सीधा यहाँ से यूरोप जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैनाल ओपन हो गई है। तो अब इससे क्या हुआ कि इंडिया और यूरोप के बीच का जो 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो रिड्यूस हो गया, किससे, सुएज कैनाल के ओपन होने से, जो कि 1869 में हुई, ठीक है। तो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम रूट्स, ठीक है। अब ये जो लैंड रूट है, हम अगर अभी तक हम मैरीटाइम रूट्स की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी कि पानी के रास्ते जो रूट्स हैं, अब हम लैंड रूट की बात करेंगे। तो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट है पूरी दुनिया से लैंड रूट के थ्रू, वो मैरीटाइम रूट से ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। अब हमें इन कनेक्शन से क्या फायदा होता है, जस्ट हैव अ लुक। वेरियस माउंटेन पासेस हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स, ठीक है। तो माउंटेन्स जो होते हैं भाई, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं, इतना तो आसान नहीं है ना कि हम माउंटेन से कोई यहाँ पर चढ़कर आ जाए। एंड इन माउंटेन्स की हज़ारों किलोमीटर की हाइट होती है। तो क्या होता है कि पासेस होते हैं, उन पासेस से क्या होता है, उन पासेस से उन माउंटेन्स को क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे माउंटेन पासेस हैं जिनके ज़रिए एंशिएंट ट्रैवलर्स इंडिया में आए, और जब वो इंडिया में आए तो अपने साथ अलग दूसरी जगह के आइडियाज़, दूसरी जगह के आर्टिकल्स वगैरह लेके आए, और उससे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ, ठीक है। उनके आइडियाज़ हमारे यहाँ आए, ठीक है, और हमारे आइडियाज़ उनकी तरफ गए, समझ आया। तो दीज रूट्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स, तो वही बात हो गई, इन रूट से क्या हुआ, जो आइडियाज है वो एक्सचेंज हुए, और कमोडिटीज जो है ट्रेड वगैरह वो भी हुआ, ठीक है, वो भी फैसिलिटेट हुआ। जब हम आइडियाज की बात करते हैं, उपनिषद हो गया या रामायण हो गया, ये स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा है, इंडियन न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम है, ये सब चीजें इंडिया से बाहर गई, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में थी और इंडिया से ये आइडियाज बाहर गए। और जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो स्पाइसेस हो गया, मसलिन हो गया, मसलिन क्या है, एक तरह का फैब्रिक है, ठीक है, एंड अदर गुड्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो आइडियाज और कमोडिटीज में ये सब चीजें इंडिया से बाहर गई। अब ठीक है, हमने बात तो कर ली कि इंडिया से ये सब चीजें बाहर गई, तो भाई बाहर से भी तो हमारे यहाँ कुछ आया होगा। तो अब उसमें क्या है, फॉरेन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ग्रीक स्कल्पचर, वेस्ट एशिया मिनारेट्स कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुतुब मीनार का, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार है उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कहाँ से मैच होता है, वेस्ट एशिया से, या फिर ऐसे काफ़ी सारे इंडिया में स्ट्रक्चर्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि जिनका आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो बाहर की कंट्रीज से या फिर बाहर के रीजन से मैच होता है, ठीक है। और वो क्या है, फॉरेन आर्किटेक्चरल स्टाइल में ग्रीक स्कल्पचर हो गए, वेस्ट एशिया से मिनारेट्स हो गई, और ये हम इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देख सकते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया, क्या है वो, कुतुब मीनार, राइट। अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की, ठीक है, यानी कि जो कंट्रीज इंडिया के एडजेसेंट है या फिर इंडिया के बॉर्डर्स को टच कर रही है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आपको भी पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आर द न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी।
तो जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वी हैव ऑलरेडी सीन द लोकेशन। दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दियू, जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है ये अभी बने हैं, ठीक है। लक्षद्वीप ये भी आइलैंड है इंडिया का और एक यूनियन टेरिटरी भी है। चंडीगढ़ जो कि कहाँ की कैपिटल है, पंजाब की, राइट। एंड NCT of Delhi is also a union territory, लद्दाख एंड पुडुचेरी। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको कौन हेड करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर आपको इंडिया की यूनियन टेरिटरीज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दियू देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पुडुचेरी, ओके, हेयर ऑल्सो दिस इज माहे, ओके, यहाँ पर ये भी पुडुचेरी का पार्ट है। Then we have Lakshadweep Island, Andaman and Nicobar Island, Delhi, Chandigarh, Ladakh, Jammu and Kashmir. Okay, so we have seen the union territories of India. ठीक है, अब हम इंडिया को एक ग्लैंस में देखते हैं, इंडिया एट अ ग्लैंस, जो इंडिया के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट स्टेट की, तो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट, तो हमें क्या दिखेगा कि राजस्थान जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, रिमेंबर। इन स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यू कैन ऑलरेडी सी हियर, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आइलैंड, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ पर है, जो कि गुजरात में है, और क्या है, कच्छ, आपने सुना भी होगा कच्छ नाम, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, राइट। एंड देन स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है पुडुचेरी का माहे, और ये कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इंडिया शेयर्स द लैंड बॉर्डर्स, अच्छा अब हम नेबर्स की बात कर रहे थे, यानी कि इंडिया की जो एडजेसेंट कंट्रीज है उनकी बात कर रहे थे। तो इंडिया शेयर्स द लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की जब हम बात करें, यानी कि ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान एंड यहाँ से अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये हमें नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। चलो अब हम देखते हैं और आगे का, ओके। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, चाइना ये हो गया यहाँ से, ठीक है, नेपाल यहाँ से, और भूटान कौन से पार्ट में, नदर्न पार्ट में, यानी कि नॉर्थ पार्ट में। देन वी हैव म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ठीक है, बांग्लादेश, ओके। एंड देन हियर वी हैव म्यांमार, कौन से पार्ट में, ईस्ट में, ठीक है। और नेबर्स फ्रॉम साउथ अक्रॉस द सी इंक्लूड्स श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। तो श्रीलंका आपको ये देखने को मिल गया, और लक्षद्वीप के साउथ में आपको यहाँ पर मालदीव्स देखने को मिलेगा वर्ल्ड मैप में, ठीक है, या फिर इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। तो क्या देख रहा हमने कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, देन नॉर्थ में नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है, देन ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड देन कहाँ पर, श्रीलंका और मालदीव्स। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay. Now Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait and the Gulf of Mannar. अब भाई स्ट्रेट क्या होता है और गल्फ क्या होता है? स्ट्रेट होता है अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, ठीक है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर। तो अगर हम इसमें देखें तो आपको ये स्ट्रेट दिखेगा। स्ट्रेट होता है यानी कि नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बड़ी वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। और ये कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट। और ये पाक स्ट्रेट किसको सेपरेट करता है, इंडिया को और श्रीलंका को, ठीक है। अब चलो गल्फ की हम देख लेते हैं। गल्फ इज अ लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशन इनटू द लैंड मास। अ गल्फ इज सराउंडेड बाय लैंड विद अ नैरो माउथ, ठीक है। अब क्या है ये गल्फ जो होता है, इनलेट होता है किसमें, लैंड मास में। ये आप दिख रहा है, यानी कि गल्फ को इधर के साइड से, चारों तरफ से, या फिर एक बड़ी साइड से लैंड सराउंड कर रखा होता है, और एक नैरो ओपनिंग होती है जो कि मेन ओशन में या फिर सी में खुलती है, ठीक है। तो जब हम गल्फ की बात करें तो ये एक गल्फ हो गया, राइट। और ये कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय लैंड एंड देन हियर वी कैन सी द वाटर ओपनिंग इनटू द ओशन, ठीक है। तो स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, ओके। ये स्ट्रेट हो गया जो कि एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। और गल्फ क्या हो गया, अ लार्ज इनलेट
from the ocean into the landmass. You can see ना into the landmass, ये यहाँ पर landmass है. A gulf is surrounded by land with a narrow mouth. ठीक है, तो ये surrounded by land होता है gulf, और एक narrow mouth होता है कहाँ पर, opening होती है, and that opening उसी से जो gulf है वो connect होता है main ocean से या फिर बड़ी water body से या फिर sea से. समझ आ गया गल्फ और स्ट्रेट का में डिफरेंस. ठीक है, तो श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट. ओके, तो इंडिया और श्रीलंका पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार. ओके, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो ये हो गया. समझ आया. नाउ मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. तो मालदीव्स आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में लोकेटेड है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया कि ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इनके साउथ में यहाँ पर मालदीव्स आइलैंड जो है वो लोकेटेड है. ओके, सो मालदीव्स आइलैंड आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस फर्स्ट चैप्टर के थ्रू आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई इंडिया के साइज की, इंडिया के लोकेशन की, इंडिया के नेबर्स की, और इंडिया के लोकेशन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड मैप. ठीक है, और इंडिया के जो लैंड के फिजिकल फीचर्स हैं उसकी, टाइम की, राइट. तो हमने इस चैप्टर को इस तरह से समझा, और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है फॉर योर फर्दर ज्योग्राफी. ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट.